यानी आप इंडस्ट्री से बाहर आ ही नहीं सकते। देयर आर एग्जिट बैरियर्स। तो वहां पे एग्जिट बैरियर्स लगे होते हैं। जैसे आपने किसी कुश्ती में देखा हो, तो जब पहलवान लड़ने के लिए दाखिल होते हैं तो चारों तरफ एक नेट का बॉक्स आ जाता है। वो नेट का बॉक्स इसलिए आ जाता है कि आप इससे बाहर बगैर लड़े आ ही नहीं सकते। आप लड़ेंगे तो ही बाहर आएंगे, उसके बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जिट बैरियर बेस्ड होता है। अब आगे आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मामला। देखिए, जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रही होती है वहां पर भी आम तौर पे आप जम जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं जब, तो प्रोडक्ट का कोई ना कोई ऐसा फार्मूला कस्टमर को पसंद आ जाता है। मैंने मिसाल दी थी जैसे शैम्पू की, तो आपने शैम्पू की 4-6 डिफरेंट फ्लेवर्स दिए हुए, 4-6 डिफरेंट टाइप्स दिए हुए, कोई ना कोई टाइप तो कस्टमर की लॉयल्टी से अटैच हो जाएगी और उसकी बुनियाद पे आप इंडस्ट्री में प्रिवेल कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप देखते हो तो एक और चीज आ जाती है, और वो है आपकी राइवलरी के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बेस करता है इंडस्ट्री की ग्रोथ पे। देखिए, बारिश में पानी से कोई नहीं लड़ता, लिहाजा अगर कस्टमर और आते जाते तो लड़ाई होनी नहीं थी। कुछ वो कैप्चर कर ले, कुछ आप कर ले, मसला कोई नहीं। तो लड़ाई शुरू होती है जब ग्रोथ रुकती है मार्केट की। उसकी वजह आप अपने मोबाइल इंडस्ट्री में देखिए, 5 करोड़ इस वक्त मोबाइल यूजर है, 5.5 करोड़। अब इससे ज्यादा मोबाइल यूजर होगा नहीं, इसलिए मुकाबला टफ हो गया। लेकिन जब शुरू में आया था, पाकटेल आया था, यूओफोन आया था, कोई मुकाबला नहीं था। उनकी भी सारी सिमें बिक जाती थी, इनकी भी सारी सिम्स बिक जाती थी। लिहाजा मुझे याद है ये जो मेरा नंबर है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, ये नंबर जो है, मैंने ये सिम जो है बड़े जमाने में 2500 रुपए की खरीदी थी। 2500 रुपीज की मैंने ये सिम खरीदी थी। और मेरा एक स्टूडेंट जो है वो इस कंपनी में लगा हुआ था, तो उस वक्त मेरी मोटरसाइकिल का ये नंबर था जिसका उसने मुझे सिम ले दिया था। तो ये तब से चल रहा है। ये मैं बात करूं आपके साथ, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 97 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये आई थिंक 2007 ना, 2007 की बात कर। अच्छा, अब आ गई बात कहाँ पे जी, कि यू सी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का जो मामला है वो भी एक सीरियस इशू है कि जी दूसरी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। वो आपके प्रोडक्ट का मुतबादिल है। जैसे टैब जो है वो मुतबादिल है मोबाइल का, और टैब मुतबादिल है कंप्यूटर का। अब सवाल है 3। पहला सवाल ये है कि क्या ये जस्ट एक फीचर है या काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर सकता है। दूसरा मसला, किस हद तक सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर ये बहुत हद तक एक्सटेंसिफाई करके सब्स्टिट्यूट कर देता है तो हमारी तो गेम ही फिनिश हो जाएगी। और आखिरी चीज ये है कि प्राइस एंड कॉस्ट कंपैरिजन भी यहाँ मैटर करता है कि प्राइस क्या लगेगी और कॉस्ट क्या आएगी हमारी। सो दिस इज आल्सो अ मैटर कि अगर कस्टमर की कॉस्ट कम आ रही है तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट गया, फिर कस्टमर वही ले लेगा। क्या ख्याल है बच्चों। बहरहाल एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Porter 5 Force model, the fact that the other product offer high quality at comparable prices would be included under the heading of। पूछना ये चाह रहे हैं कि Porter 5 Force मॉडल में fact other product offer high quality at comparable price, इसको किस में मैं डालूं। चूंकि इसके अंदर अदर प्रोडक्ट की टर्म आ रही है, तो आपके ख्याल में आप इसको कहाँ ऐड करेंगे। तो आप में से जवाद बहारी और सना कह रहे हैं कि इसको आप थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो इसी तरह जैनुल आबिदीन भी यही कह रहे हैं, और जो है क्या नाम है, मंसूर अंसारी हैं, नबील मियां अरसलान, तो बच्चे कह रहे हैं कि ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूंकि अदर प्रोडक्ट है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ही हो सकता है। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में collectively determine which of the following। पोर्टर डायमंड मॉडल डिटरमिन क्या करता है, what is actually it's going to determine। तो यहाँ पे आप कहते हैं डिग्री ऑफ कंपटीशन विद न्यू एंट्रेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ओवरऑल प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मुझे लेना चाहिए आपके ख्याल। तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अरसलान भी है, बुखारी जवाब बुखारी कह रहे हैं कि हमें लेना चाहिए डिग्री ऑफ कंपटीशन को लेना चाहिए।
मियां अरसलान कह रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ को लेना चाहिए, लेकिन सना जावेद बिल्कुल सही कह रही हैं कि असल चीज़ ये है कि हमें देखना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा। अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट पोटेंशियल देखें तो कंपटीशन उसके अंदर ही ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट पोटेंशियल देखने जाएंगे तो ये तो देखेंगे ना कौन कौन कितनी डिमांड छीनेगा। जो डिमांड छीन रहा है वो आपका कंपेटिटर है। इसी तरह फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो ऐड हो जाएगी और ग्रोथ का भी अंदाजा इसी के अंदर ही आ जाएगा। तो प्रॉफिट पोटेंशियल को देख लेंगे तो बाकी मसला हल हो जाएगा। क्लियर जी? लेकिन एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि व्हेन असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू compete, द मेन इशू टू बी कंसीडर्ड आर, जब हम देख रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपेटिटिव एबिलिटी क्या है, तो हम क्या देख रहे होते हैं इसके अंदर, मेनली क्या चीज देख रहे होते हैं? जी शाबाश। तो हावर याकूब कह रहे हैं डी, और उसके बाद जो है जवाद बुखारी भी डी को ही दे रहे हैं, और मियां अरसलान कह रहे हैं सी। तो देखते हैं क्या मामला है। देखिए, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग आर डिक्लाइनिंग, ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज सफिशिएंट टू सस्टेन द न्यू एंट्रेंट outnumber those leaving the industry, firm has sustainable competitive advantage or not। असल चीज कंपटीशन में हम ये देख रहे होते हैं, कंपीटिंग एबिलिटी में देख रहे होते हैं कि हमारे पास कोई एडवांटेज होगा इंडस्ट्री में, और अगर वो एडवांटेज होगा तो क्या वो एडवांटेज हम लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकेंगे। तो अगर हमारे पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज होगा तो फिर हम यकीनी तौर पर इस कंपटीशन में विन कर सकेंगे। तो ये है, और एडवांटेज में अल्टीमेटली ग्रोथ को भी देखा जाएगा और थ्रेट्स को भी देखा जाएगा, फिर ही पता चलेगा कि हम इसको सस्टेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सम अप करते 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 एक अहम बात छोटी सी कर लेते हैं, और वो अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि आज का जो जमाना है वो है इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस का। इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस का ये जो जमाना है, इसके अंदर हो ये रहा है कि दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मिलके एक इंडस्ट्री बन जाती है। मिसाल के तौर पे हाल ही में हम देखते हैं कि जो आपका फूड इंडस्ट्री है या आपके जो मर्चेंडाइजर्स हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू कर दिया। यानी रिटेल इंडस्ट्री, बड़े बड़े रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं अपने ही कस्टमर को कि लो जी आप क्रेडिट में से हमारे से माल ले सकते हो। हकीकत में ये जब क्रेडिट कार्ड इशू हो गया तो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री मर्ज हो गई रिटेलिंग में। किसमें मर्ज हो गई? रिटेलिंग में। इस तरह का मर्जर आ गया। इसी तरह हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है जो मीडिया में ऐड हो गया है। तो मीडिया और आईटी इकट्ठे हो गए हैं, जिससे सोशल मीडिया ने जन्म लिया है। इस तरह आप ये सोशल मीडिया इंडस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कन्वर्जेंस बन रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इकट्ठी होकर एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार करती चली जा रही है। और बहुत सारी मिसालें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अभी हाल ही में हमने देखा है कि हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है या मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उन्होंने अकाउंट्स खोलने शुरू कर दिए हैं, जैसे इजी पैसा अकाउंट्स। इस तरह मोबाइल इंडस्ट्री भी जाके बैंकिंग के साथ कन्वर्जेंस होना शुरू हो गई है। तो ये भी एक कन्वर्जेंस है। इस तरह काफ़ी सारे कन्वर्जेंस आते जा रहे हैं, जिसके अंदर सप्लाई लेड कन्वर्जेंस हैं, सब्सिट्यूट कन्वर्जेंस हैं, कन्वर्जेंस इन कॉम्प्लीमेंट है, और मार्केट लेड कन्वर्जेंस है। सप्लाई लेड कन्वर्जेंस ये है कि जहाँ पे आगे दो मुख्तलिफ मटेरियल मिलके एक चीज काम कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट लेड वो है जहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह की चीजें लाके इकट्ठी रख दी गई हैं कि एक ही जगह मोटरसाइकिल भी मिल रहा है, एक ही जगह ग्रोसरी भी मिल रही है। तो ये मार्केट लेड कन्वर्जेंस है, और वहाँ पे एसी भी मिल रहे हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट कन्वर्जेंस ये है कि दो चीजें जो जॉइंटली थी उनको इकट्ठा कर दिया हमने। मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनर और हीटर इकट्ठा कर दिया हमने। और सब्स्टिट्यूट कन्वर्जेंस ये है कि दो मुतबादिल एक दूसरे का जो है उन्हें कन्वर्जेंस की शक्ल दे दी गई है। तो इस तरह के भी जो है कन्वर्जेंस हैं, आल्दो कि मेरे पास इस वक्त उसकी मिसाल नहीं, लेकिन अपनी जगह मौजूद जरूर है। अच्छा बच्चों,
तो इसमें हो ये रहा है कि टू इंडस्ट्रीज जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें एक जो है वो ये है कि जंक्शन सब्स्टिट्यूट में मेरे पास मिसाल आ गई कि जैसे मोबाइल और टैब और कंप्यूटर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो अब ऐसा लिनोवो का या किसी कंपनी का कंप्यूटर है कि जिसका कीबोर्ड से हटा लें तो वो टैब बन जाती है, कीबोर्ड के साथ लगा लें तो लैपटॉप बन जाता है, और सिम भी उसमें डल जाती है, मोबाइल भी बन जाता है। तो सब्स्टिट्यूट भी काम का भी कन्वर्जेंस है। तो इस तरह की कन्वर्जेंस हमें नजर आनी शुरू हो गई है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे काम की तरफ। आज के हमारे कामों में पहले तो पोर्टर का मॉडल रुका हुआ था, वो मुकम्मल होना चाहिए था। दूसरी बात ये थी कन्वर्जेंस मुकम्मल होनी चाहिए थी। और तीसरी चीज ये है कि आज स्वॉट एनालिसिस पे हमें बात करनी थी। देखिए, इससे पहले हमने इन्वायरमेंट एनालिसिस को बड़े गौर से पढ़ा और समझा। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट एनालिसिस को बड़े गौर से सुना और समझा। लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम ये सारे एनालिसिस के बाद क्यों कर जो है वो आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, स्वॉट में चले जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आपका जो पेस्ट मॉडल था उसने क्या किया, उसने पॉलिटिकल फैक्टर बताए, इकोनॉमिक फैक्टर बताए, सोशल बताए, टेक्नोलॉजिकल बताए। डायमंड मॉडल ने हमें बताया कि सप्लाई फैक्टर होने चाहिए, डिमांड कंडीशन होनी चाहिए, स्पोर्टिव इंडस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ने हमें अभी तक ये नहीं बताया, और पोर्टर 5 फोर्सेस ने हमें बताया किस वक्त कंपटीशन ज्यादा होगा, किस वक्त कंपटीशन कम होगा। लेकिन इसमें से किसी ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि कौन से फैक्टर हमारे मफाद में जाएंगे और कौन से फैक्टर हमारे खिलाफ जाएंगे। इस लिहाज से जो हमारा स्वॉट एनालिसिस है वो हमारे स्ट्रेनर का काम करता है। स्वॉट एनालिसिस प्ले द रोल ऑफ स्ट्रेनर। It strain out the all factors. It makes a difference that where is the T and where is the तो ये हमारा टी अलहदा करता है और चाय में से स्ट्रेन आउट कर देता है चाय की पत्ती को। तो ये है हमारा स्वॉट एनालिसिस। हमारे हक में क्या जाता है, हमारे खिलाफ क्या जाता है, इन सब चीजों को अलहदा अलहदा कर देगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है कि दो फैक्टर ऐसे हैं, यानी स्वॉट से बेसिकली मुराद हमारी क्या है, स्वॉट से हमारी मुराद ये है कि एक क्या है जी, एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू स्टैंड करता है वीकनेसेस के लिए, और ओ स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटी के लिए, और टी स्टैंड करता है थ्रेट के लिए। अब यहां पे जो बात अहम है वो क्या है, देखिए बात ये आ जाती है जी, जो अहम है वो ये है कि दो फैक्टर इंटरनल है और दो एक्सटर्नल है। ये पहले दो फैक्टर्स जो हैं ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। These are two are the internal factors. And the next two are, जो नेक्स्ट दो हैं वो हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल है, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल है। यहां पे भी मैंने मेंशन किया है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये भी बताया है कि जो आपका इसमें S है वो स्ट्रेंथ है, जो W है वो वीकनेस है, जो O है वो अपॉर्चुनिटी है, जो T है वो थ्रेट है। इससे बने स्वॉट, इससे बने स्वॉट। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा फैक्टर जो इंटरनल है लेकिन आपकी फेवर में है, इंटरनल है बट आपकी फेवर में है। तो ऐसा फैक्टर जो इंटरनल हो लेकिन फेवर में हो वो स्ट्रेंथ होगा,
और ऐसा फैक्टर जो इंटरनल हो मगर अगेंस्ट हो, इंटरनल हो मगर अगेंस्ट हो। तो कोई भी फैक्टर अगर इंटरनल है आपकी फेवर में है तो फेवर में होने की वजह से वो स्ट्रेंथ है, इंटरनल है आपके अगेंस्ट है तो वो आपकी वीकनेस। इसके बरअक्स कोई फैक्टर एक्सटर्नल है लेकिन आपकी फेवर में है, एक्सटर्नल है बट फेवर में है तो वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक्सटर्नल है और आपके अगेंस्ट है तो वो आपके लिए थ्रेट्स। ठीक है जी। तो जो फैक्टर अंदर का है मेरी हमायत कर रहा है वो स्ट्रेंथ है, अगेंस्ट जा रहा है तो वीकनेस है। जो फैक्टर बाहर का है फेवर में जा रहा है अपॉर्चुनिटी है, अगेंस्ट में जा रहा है तो थ्रेट है। अच्छा, अब इस हवाले से हम एक मिसाल ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारी एक कोरियर सर्विस है, हमारी एक कोरियर सर्विस है। इस कोरियर सर्विस हमारी कंपनी है। इस कोरियर सर्विस की कंपनी में हमारे पास जो है इसका आप कह देते हैं कि जो कोरियर कंपनी है उसका नाम है जवाद कोरियर। जवाद कोरियर के नाम से हम कंपनी चला रहे हैं जी। कोरियर है, लेटर पहुंचाते हैं, उसके अलावा गिफ्ट पहुंचाते हैं, पार्सल्स पहुंचाते हैं, ये हमारा काम है। अब होता क्या है कि हम कोरियर कंपनी चला रहे थे, अचानक मुआशरे में एक सोशल चेंज आ गया। अचानक मुआशरे में सोशल चेंज आ गया। हमने क्या देखा कि मुआशरे में लोग अजीबो गरीब तरह के दिन मनाने लग गए। मिसाल के तौर पे बाज लोग जो हैं वो टीचर्स डे मनाने लग गए। टीचर्स डे पे क्या होता है जी कि टीचर के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और उसके घर पहुंचा के आते हैं। ना पहुंचा सके तो कोरियर वाले को कहते हैं कि लो जी हमारे टीचर के घर में जो है जी ये चीज तुमने पहुंचानी है जी, तो आप टीचर डे आए तो मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगा। अच्छा, तो ये क्या है, मनाना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है कि टीचर को उस दिन गिफ्ट देना है। अच्छा, मॉम्स डे मनाने लग गए हैं जी, उस दिन मदर को गिफ्ट देते हैं। डैड से मनाने लग गए हैं जी, उस दिन अब्बा को गिफ्ट देते हैं। और अगर शहर से बाहर हो तो कोरियर भेजते हैं। और बाज बच्चे जानते हैं कि एक और दिन होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, वो नाम मेरे ज़हन में था, हाँ वैलेंटाइन डे कहते हैं इसे, वैलेंटाइन डे, लेकिन बेसिकली ये वेला डे होता है, वेलों का डे होता है। अच्छा, तो उस दिन भी गिफ्ट भेजते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है जी, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? क्यों बच्चों, ये अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? जी, जवाद बुखारी कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। कोरियर भेजेंगे हमारे पैसे बनेंगे। आमना भी कह रही कोरियर भेजेंगे हमारे पैसे बनेंगे। वलीद बेग कह रहे हैं, फरवा कह रही हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, भेजें टीचरों को, मदर्स को, मॉम्स को, फादर को। तो आयशा भी कह रही हैं बिल्कुल सही है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो गिफ्ट भेजेंगे और हमारी दिहाड़ी बनेगी। दिस इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, तो समझ आ गया कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? चूंकि सोशल चेंज एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का चेंज नहीं है, मुआशरा बाहर होता है। मुआशरा बड़ी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, लिहाजा ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है और फेवर में है, अपॉर्चुनिटी है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल ये ले लेते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज ये आ जाता है कि लोग जो हैं वो अचानक बजाय लेटर भेजने के ईमेल लिखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल से एसएमएस भेजना शुरू कर देते हैं, एमएमएस भेजना शुरू कर देते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज, ठीक है जी, और टेक्स्ट मैसेज और ईमेल करना शुरू कर देते हैं। अब टेक्नोलॉजी जो है ये फैक्टर भी तो एक्सटर्नल है, इंटरनल तो नहीं है। जाहिर है टेक्नोलॉजी पे फर्म का कंट्रोल तो नहीं है, दुनिया का कंट्रोल है। अब ये फैक्टर क्या हमारे लिए क्या कहलाएगा जी? जी बच्चों, ये फैक्टर क्या कहलाएगा?
अच्छा बच्चों, ये फैक्टर क्या कहलाएगा? जवाद बुखारी कह रहे हैं थ्रेट होगा, मंसूर अंसारी कह रहे हैं थ्रेट है, नबील कह रहे हैं थ्रेट है, वलीद बेग कह रहे हैं थ्रेट है, ठीक है जी। तो आयशा भी कह रही है इट्स कॉल्ड थ्रेट। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये थ्रेट क्यों? एक्सटर्नल है और हमारे अगेंस्ट है, लिहाजा थ्रेट है। क्लियर जी? अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं तो अब चल जाते हैं इंटरनल। तो मैं जरा इसको ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि इसके इंटरनल लिखा नजर आए आपको, ठीक है जी। और ये क्या आ गया साहब, इसको साइड पे कर यार, इसको पीछे करना बंद कर। चलो अच्छा, तो अब ये जो है ये आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मामला। अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो वर्क फोर्स है उसको बहुत अच्छा ट्रेंड कर लिया, वर्क फोर्स है उसको डट के ट्रेंड कर लिया। ये इंटरनल मामला है, वर्क फोर्स अंदर होती है बाहर तो नहीं होती, तो मामला इंटरनल है। तो ये क्या, इसको क्या कहोगे आप? शाबाश। तो तमाम बच्चे जो हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर इसको आप स्ट्रेंथ कहेंगे। खावर यकूब कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ है, जवाद भी कह रहे हैं, फरवा भी कह रही हैं, नबील अहमद भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ है, मंसूर अंसारी भी कह रहे हैं स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल सही मान लेते हैं, वाकई ये स्ट्रेंथ है। एक तो इंटरनल मामला है, दूसरा ही हमारी फेवर में जा रहा है। लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ बजट। हम वक्ती तौर पे कि ऐसी गड़बड़ कर बैठे हैं कि बजट से बाहर जा रहा है, तो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी फर्में जो होती है ना बच्चों, सिर्फ छोटी सी रनिंग कॉस्ट ना होने के हाथों भी कभी कभी फंसती हैं, और फिर ऐसा डाउनफॉल आता है उनके कैश फ्लो में कि वो बेचारी फर्म्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाती है। बहरहाल बड़े ध्यान से प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं ये क्या है, तो बच्चे कहते हैं, खावर यकूब कहते हैं कि वीकनेस है, बजट थोड़ा है तो ये वीकनेस है। मामला तो अंदर का है, बजट अंदर बनता है। वलीद बेग भी कह रहे हैं, मंसूर अंसारी, फरवा, जवाद बुखारी, तो ये तमाम बच्चे कह रहे हैं, आमना सदाकत, ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि ये वीकनेस है। क्यों? चूंकि ये मामला इंटरनल है भले, लेकिन है तो हमारे फेवर में तो नहीं है, हमारे खिलाफ है। तो जब आपके खिलाफ होता है तो वो आपके लिए वीकनेस बन जाता है, तो ये हमारे लिए वीकनेस है। तो समझ आ गई कि जी अगर मामला बाहर का होगा फायदे में होगा अपॉर्चुनिटी, बाहर का होगा नुकसान में होगा थ्रेट, अच्छा जी इंटरनल होगा फायदे में होगा स्ट्रेंथ, नुकसान में होगा तो वीकनेस। तो ये हो गया बच्चों आपका स्वॉट एनालिसिस। ठीक हो गया बच्चों? जी ये स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल सही कहा, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में भी काम आता है। उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का अंदाजा लगाते हो। बहुत अच्छी बात करी है आमना सदाकत आपने, बिल्कुल वहां पे लगाते हैं। और उसके अंदर भी कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। उसके अंदर फर्ज कर लीजिए मैं आप में से किसी बच्चे का जो है वो बना के दिखाता हूँ आपको, लेकिन अभी पहले सवाल ये है, व्हाट इज एन इनक्रोनम यूज्ड टू डिस्क्राइब की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? जी बच्चों क्या चूज करेंगे आप? ऑप्शन लग जाता है पता। जी बच्चों मियां अरसलान ए चूज कर रहे हैं, जवाद बुखारी सी यूज कर रहे हैं, खावर स्वॉट कर रहे हैं आयशा ए, मंसूर ए, मियां अरसलान ए, ठीक है जी। बट अनदर पर्सन आमना सदाकत सी, वलीद बेग सी कह रहे हैं, सना जावेद ए, फरवा, नबील, मंसूर ए कह रहे हैं, मियां। देखते हैं वजह क्या है। देखिए बच्चों बात यह है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है, जब आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है, तो उस वक्त हम पॉलिटिकल फैक्टर देखते हैं, इकोनॉमिक देखते हैं, सोशल देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल देखते हैं। मॉडल यही है। लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करने जाते हैं
जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं उसके की एलिमेंट तो वो यही है, पेस्ट ही है, लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तब स्वॉट इस्तेमाल करते हैं। तो स्वॉट हमारा टूल है, और फैक्टर एनालिसिस के लिए हम या फैक्टर को हम पेस्ट में ही देखते हैं। लिहाजा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या तो पेस्ट से देखोगे, या डायमंड पोर्टर मॉडल से देखोगे, या तुम पोर्टर 5 फोर्सेस से देखोगे। अच्छा बच्चों, अब आ गया मसला PLC, APLC यानी कि A Public Limited is performing a SWOT analysis and discovered that it has large cash balance। इनके पास large cash balance है, इसको हम क्या कहें, किस में ये आएगा जी? शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं कि लार्ज कैश बैलेंस ए में आएगा, नबील कह रहे हैं, फरवा, आयशा, जवाद, ठीक है जी, मलिक अब्दुल्ला, आमना सदाकत, नबील, अफान जाहिद, ठीक है जी। तो ये तमाम बच्चे जो हैं वो ए कह रहे हैं, और बिल्कुल हक में जाने में है, बिल्कुल ऐसे ही मियार सलान के ए जो है वही यहाँ सही ऑप्शन है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है। किसी के पास कैश फ्लो अच्छा होना उस फर्म का इंटरनल मामला है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये फायदे में जा रहा है, लिहाजा ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये उनका जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक आते आते हमने बात कर ली। अब वो आमना सदाकत ने जो कहा था बात कि किसी बंदे के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए बात ही होती है, थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। देखिए दो मामलात आपके अंदर के हैं, दो मामलात बाहर के हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप CMA क्वालिफाई कर रहे हैं, आपके लिए थ्रेट क्या है? आपके लिए थ्रेट है इस वक्त ग्लोबल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर कोविड की वजह से वीजे बंद हुए हैं और जिसकी वजह से जॉब मार्केट खासी श्रिंक हो गई है। तो ये आपके लिए थ्रेट है, इस पे आपका इख्तियार नहीं है। क्यों? ये बाहर का मामला है। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी भी श्रिंक हुई है, जहां ग्लोबल मार्केट श्रिंक हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी श्रिंक हुई है, तो ये आपके लिए थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि इस वक्त वेस्ट में और उसके बाद अमेरिका में और उसके बाद आपके जो है, आप कह लीजिए कि आपका जो ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ के लोग ज़्यादातर या तो प्योर साइंस की तरफ जा रहे हैं, या ये लोग बिल्कुल आर्ट की तरफ जा रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ प्योर साइंस की तरफ जा रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बड़े बड़े पैमाने पे। अकाउंटेंसी की तरफ अमेरिकन का ट्रेंड कम हो गया है, वेस्टर्न यूरोप का ट्रेंड कम हो रहा है, यूरोप का ट्रेंड कम हो रहा है, ठीक है। और उसका गैप कवर करने के लिए इस वक्त जो है अफ्रीकन, एशियन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, CMAP जो है उसका अप्रूवल वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब जो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है वो हमारा इंटरनल मामला है। अब वो हमारा इंटरनल मामला क्या है? अब वो हमारा इंटरनल मामला ये है कि हम जो हैं वो एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जनाब हम बात ये कर रहे थे कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारा इंटरनल मामला है। जैसे आप में से किसी बच्चे की मिसाल ले रहा हूँ, मैथ बड़ा अच्छा है, किसी बच्चे की लॉजिक बड़ी अच्छी है, तो भाई अकाउंटेंसी में बहुत चलेगा ये काम। मैथमेटिक्स अच्छा होना, लॉजिक अच्छा होना अकाउंटेंसी में बड़े काम आता है, कंप्यूटर साइंस में बड़े काम आता है। अच्छा, लेकिन आपकी लैंग्वेज स्किल इतनी अच्छी नहीं है, एज से माय ओन लैंग्वेज स्किल इज नॉट वेरी गुड, तो ये आपकी क्या है, ये वीकनेस है आपकी, ये आपकी कमजोरी है। तो इसी तरह हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आगे चलना होता है। अब आगे जाएंगे जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में या आप इंटरप्राइज मैनेजमेंट में जाएंगे, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि होता ये है कि ये जो स्वॉट एनालिसिस है इसका हल भी करना होता है कि थ्रेट को ओवरकम कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज को आपने जो है वो यूटिलाइज कैसे करना है, वीकनेसेस को ओवरकम कैसे करना है, स्ट्रेंथ को यूज कैसे करना है। तो ये सारी बातें वहां चल के चलेंगे स्ट्रेटेजीज में। ओके बच्चों, यहाँ तक जो बात हो रही है इंशाल्लाह, वो यहाँ तक जो बात हो रही है इसको हम अब कर देते हैं सम अप। टाइम हमारे
पास कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसको अब ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को। तो मैं ये स्लाइड्स हैं ये मैं समेट रहा हूँ, अब ये स्लाइड्स अब आपको मिल जाएंगी आपके गूगल क्लासरूम में। अब हम चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रेटेजी के इस टॉपिक को या इन्वायरमेंट के इस टॉपिक को आखिरी जगह पे लेके जाते हैं, और जिस जगह पे हम अब पहुंचने वाले हैं ये बिल्कुल बिजनेस इन्वायरमेंट का पीक है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पीक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो मैंने स्टॉप किया खुद से स्लाइड्स को, इस वक्त दूसरी स्लाइड्स आपके सामने रखने वाला हूं मैं। तो दूसरी स्लाइड्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग compete कैसे करते हैं, हमारे पास compete करने के तरीक़ाकार कौन कौन से। देखिए बात यह है कि मैं इस पर्टिकुलर सेशन को ये कहूँगा कि ये मेरा 57th जो है, ये मेरा यू कैन से दिस इज़ व्हाट माय 57th मेरा जो है डॉक्यूमेंटेड लेक्चर है या नोट्स है मेरे, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट अभी चल रही है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हाउ वी कैन डिज़ाइन अ गुड स्ट्रेटेजी। तो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी यहाँ पे मेरा इशू है। देखिए बात यह है कि ज़िंदगी में किसी के साथ मुकाबला करना हो तो आपको तय करना पड़ता है मुकाबला किस बुनियाद पे किया जाएगा। देखिए compete करने के लिए मुकाबला करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप में से एक बच्चा कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं उससे पूछूंगा अच्छा भाई तुमने क्रिकेट खेलना है तो क्या बनोगे, बॉलर बनोगे कि बैट्समैन बनोगे। तो ये बॉलर और बैट्समैन की जो चॉइस है ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे ये है कि बनना तो क्रिकेटर है, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जा सकता है, क्या मेथड जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं बॉलर बन जाऊं या मैं बैट्समैन बन जाऊं। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, आप बॉलर भी बन सकते हैं, आप बैट्समैन भी बन सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल फॉर यू, यू कैन बी अ गुड बैट्समैन, यू कैन बी अ गुड बॉलर। लेकिन यहाँ पे चॉइस क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे चॉइस ये हो सकती है कि देखिए कुछ खास तरीक़ाकार है मुकाबला करने के लिए, जिसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करेंगे। दूसरी बात इसमें ये देखी जाएगी कि आपके पास मेन कंपेटिटिव फोर्सेस क्या है इंडस्ट्रीज की, जिसको आप यूटिलाइज करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू कंपेटिटिवनेस, कि आपकी कंपेटिटिव में डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जिनसे हम अंदाजा लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास मुकाबले का एक आसान तरीका ये है कि हम लो कास्ट लीडर बन जाए। लो कास्ट लीडर बनने के लिए कोई ज्यादा बड़ी गेम करने की जरूरत नहीं होती। लो कास्ट लीडर का सिंपल काम ये होता है कि सस्ता बनाएंगे और सस्ता बेचेंगे, यानी विल मैन्युफैक्चर द गुड इकोनॉमिकली एंड सेल एट इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लो कास्ट प्रोड्यूस करेंगे और लो कास्ट लो प्राइस पे सेल करेंगे, लेकिन हम कॉस्ट को इतना मिनिमाइज करेंगे कि इसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन इज गुड। रीजन, प्रॉफिट मार्जिन के गुड होने की रीजन ये बनेगी कि चूंकि हमारे पास जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन अच्छी की गई है, लो कॉस्ट की गई है, इसलिए मुनाफा हम अच्छा कमा लेंगे। और अगर कोई हमारे साथ लड़ने आया, कंपीट करने आया, तो हम प्राइस वॉर के ऊपर उसे बीट कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट को मास मार्केट ऑफर करेंगे। मास मार्केट का मतलब है तमाम मार्केट को ऑफर करेंगे, जितने कस्टमर हो सकते हैं, खुली ऑफर है, जिसके पास पैसे आके चीज खरीद ले। तो पहली बात, हम लो कॉस्ट बनाएंगे, लो प्राइस पे बेचेंगे, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो। कॉस्ट को हम इतना कम अज कम कर देंगे कि मुनाफा हमारा फिर भी अच्छा हो, और फिर हम पूरी मार्केट के सामने प्रोडक्ट रखेंगे जिसका दिल चाहे खरीदे। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती हैं, मैं सिर्फ मोटर कंपनीज यानी कार मैन्युफैक्चरर को आज इसमें कोड करूंगा। सुजुकी की स्ट्रेटेजी यही है, टोयोटा की स्ट्रेटेजी यही है, होंडा की स्ट्रेटेजी यही है, फोर्ड कार ऑफ अमेरिका भी स्ट्रेटेजी यही है, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो, ठीक है जी। ये सबसे आसान तरीका है कंपीट करने का। तो इसका मतलब ये जापानीज गाड़ियां सारी सस्ता बनाओ सस्ता बेचो की पॉलिसी पर काम करती हैं, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो सुजुकी।
हमें इसलिए ज्यादा महंगी लगती होंगी क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू डिप लग गई है, वरना अदरवाइज दीज आर द चीप कार्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की सस्ती गाड़ियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक तरीकाकार ये है कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और हाई प्राइस पर सेल करेंगे। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और हाई प्राइस पर सेल करेंगे, यानी क्वालिटी के नाम पर हम एक एक्स्ट्रा मार्कअप दुनिया से मांगेंगे कि हाई क्वालिटी चाहिए तो भाई थोड़े पैसे ज्यादा निकाल लो, जरा जेब ढीली करो अगर अच्छी क्वालिटी की गाड़ी चलानी है तुमने। तो उसके लिए कौन सी तरीकाकार करेंगे? अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बनाएंगे, महंगे दामों सेल करेंगे, मुनाफा अच्छा होगा। लेकिन ये भी मास मार्केट पे काम करेंगे, ऑफर सबको ही करेंगे, किसी का दिल चाहे तो खरीद ले, पैसे हैं तो ले ले, नहीं है तो ना सही, मास मार्केट को सेल करेंगे। इसकी स्ट्रेटेजी फॉलो की है मर्सिडीज ने, जेगुआर ने, BMW ने, इन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। अब टोयोटा ने भी इस स्ट्रेटेजी पे काम किया है, लेकिन टोयोटा के नाम से नहीं किया, उन्होंने ये काम जो है ये लक्सिस के नाम से किया है। और अमेरिका में धूम मचाई हुई है इस गाड़ी ने, जिसको हम लक्सिस कहते हैं, जीप की शक्ल की गाड़ी है, आपने देखी होगी, मैंने भी एक दो दफा देखी है कहीं, याद नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है कि लाहौर में माल रोड पे देखी थी और इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब थी। तो उसके ऊपर कोई ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई थी, तो पता नहीं ग्रीन कलर की थी, बहरहाल को बड़ा आदमी हुआ तो वो चला रहा था। तो ये गाड़ी जो है लेक्सस, ये जो है भाई, ये है हाई क्वालिटी और हाई प्राइस, दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप भी जब ICMAP कर लेंगे तो फिर आप भी एक अच्छी गाड़ी खरीद सकेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्यों नहीं खरीद सकेंगे, बिल्कुल खरीद सकेंगे। तो ये जो है गाड़ी आप भी ले सकेंगे। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर बात आ जाती है कॉस्ट लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप। अब एक तरीका हो सकता है फोकस स्ट्रेटेजी का। फोकस स्ट्रेटेजी का तरीका ये हो सकता है कि हम पूरी मार्केट को एड्रेस ही नहीं करते, हम पूरी मार्केट में से एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। सेगमेंट होता है टुकड़ा, हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, बजाय पूरी मार्केट के चक्कर में पड़ने के एक सेगमेंट चूज कर लेते हैं। एक ऐसा सेगमेंट जो कि एक डिफरेंट लाइफस्टाइल का हो, डिफरेंट लाइफस्टाइल का हो। उनका जीने का अंदाज मुख्तलिफ हो, वो अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश रखना चाहते हो, अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ रखना चाहते हो। ये छोटा सा टुकड़ा मार्केट का चूज करते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरी मार्केट के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बनाओ, सुथरा बनाओ, थोड़े से लोगों के आगे बेचो, पैसे कमाओ, घर जाओ। दिस स्ट्रेटेजी इज फॉलोड बाय रोल्स रॉयस एंड फरारी, 2 कार मैन्युफैक्चरर। तो आप मेरे से पूछेंगे रोल्स रॉयस के हवाले से, तो यू सी रोल्स रॉयस एक ऐसी कार है जो पूरी दुनिया के लिए, यानी ये अब आप समझ जाइए कि पिछली दोनों ऑप्शन में मैंने मास मार्केट का जिक्र किया था कि पूरी मार्केट के आगे सेल करेंगे, जिसकी हिम्मत है ले ले, लेकिन इन्होंने पहली दफा इसे रद्द किया और कहा है कि मास मार्केट नहीं करेंगे बल्कि सेगमेंटेड मार्केट करेंगे। पूरी मार्केट को सेल नहीं करेंगे, एक टुकड़े को सेल करेंगे और उसके लिए डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट बनाएंगे। और रोल्स रॉयस कार की बात मैं कर रहा हूँ, ये रोल्स रॉयस कार जो है मुझे याद पड़ता है कि पहले जब ये बिकती थी तो कंपनी जो है वो फैमिली ट्री मांगती थी, कंपनी जो है वो
आपसे जो है आपका शजरा नसब मांगती थी। तो मुझे याद है मैंने एक वाकया पढ़ा था कि नवाब ऑफ बहावलपुर थे, वो एक दफ़ा चले गए थे लंदन में किसी शोरूम में, सादा कपड़े पहने हुए थे तो उनको जो है धक्के मार कर निकाल दिया मैनेजर ने, कह के कि जी इसको निकालो बाहर, ये किधर घुसा हुआ है, रोल्स रॉयस लेने आया है। नवाब साहब सादा लू आदमी थे, आए यहाँ, उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने इस इंसल्ट को बड़ा फील किया, तो उन्होंने यहाँ से शजरा नसब भी भेजा और 3 रोल्स रॉयस गाड़ियां मंगवाई। ये जो रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं, इनमें से तीनों गाड़ियों के पीछे झाड़ू बांधा, कूड़े वाली बास्केट बांधी और उस पे भावलपुर शहर का कचरा उठाना शुरू कर दिया। ये खबर जब वहां पहुंची तो उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा और फिर वहां से जनरल मैनेजर ऑफ रोल्स रॉयस आया, उसने आके नवाब साहब से माफ़ी मांगी और 3 गाड़ियां ले गया और बदले में 3 नई गाड़ियां उन्हें भेजी और इस प्रॉमिस के साथ कि अब आप इन्हें मिसयूज नहीं करेंगे। इनमें से 3 गाड़ियां जो है मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी गाड़ी किसके पास थी। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है, जाहिर है उस वक्त मैं छोटा सा था। अच्छा, तो बात मैं कर रहा हूँ क्या कि जी हुआ ये कि इसमें से अब 3 गाड़ियां, नवाब साहब सादा आदमी थे, उन्होंने क्या करना था, नवाब साहब ने फिर भी एक खुद रख ली, एक गाड़ी कायदे आजम को दे दी थी और वो कायदे आजम वाली गाड़ी जो है वो लाहौर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के मार्को पोलो हॉल में खड़ी है। अगर देखनी तो अभी भी चले जाओ, मार्को पोलो हॉल में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के मार्को पोलो हाल में खड़ी है। ये गाड़ी अयूब खान ने भी इस्तेमाल की है। तो ये वो रोल्स रॉयस कार है, इसका क्या कहते हैं, हर पुर्जा खराद में हाथ से बनाते हैं। और एक गाड़ी उन्होंने खुद रखी थी और एक शाह सऊद को भेजी थी, क्योंकि उस जमाने में सऊदिया से तेल नहीं अभी निकला था, तो उस वक्त तक अरब इतने अमीर नहीं थे, खजूरों और तेल पे, खजूरों और जैतून पे गुजारा था इनका। तो उस वक्त एक गाड़ी शाह सऊद को भेजी थी इन्होंने। तो आपने कभी देखनी हो तो आप मार्को पोलो हॉल लाहौर चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, तो ये है। अच्छा, इसमें एक, अच्छा इसको आपने गूगल इमेज पे जाके देखना है, नवाब भावलपुर रोल्स रॉयस लिखेंगे गाड़ी आ जाएगी, अभी देख लो, नवाब भावलपुर रोल्स रॉयस। ये वाकया जो इंडियन है वो नवाब ऑफ रिसालपुर के, पता नहीं उनकी कोई रियासत है, उससे साथ जोड़ते हैं और जो गलत जोड़ते हैं, इसकी तारीखी हकीकत गलत बताते हैं। ये वाकया नवाब ऑफ भावलपुर का, ये कंफर्म बात। तो आप लिखेंगे तो वहां पे आपको ये गाड़ी वो मिल जाएगी गाड़ी, उसके ऊपर कूड़े की वो भी बंदी मैंने देखी है गूगल इमेज पे, और उसके पीछे झाड़ू भी बंदा देखा है, वो जो छड़ी वाला झाड़ू होता है ना, जो हाकरूप फेरते हैं, वो वाला झाड़ू भी बंदा। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे रोल्स रॉयस के ऊपर, थोड़ा सा आप सीरियस हो गए थे, मैंने कहा चलें जरा इधर उधर की भी थोड़ी आपको बात सुनाते हैं ताकि आप थोड़ा जो है वो देख लें इसको भी, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था कि ये आप नवाब ऑफ बहावलपुर रोल्स रॉयस लिखेंगे, आपको रोल्स रॉयस मिल जाएगी। अब ये है स्ट्रेटेजी रोल्स रॉयस की, और इन्होंने कहा कि हमने हर एक के आगे माल नहीं बेचना, हमने एक सेगमेंट पकड़ना है और सिर्फ उसके आगे माल बेचना है। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी ले ली। अब अगली स्ट्रेटेजी जो है वो है, यानी 3 हो गई ना जी। देखिए मैट्रिक्स में 4 थी, मैट्रिक्स में 4 थी, मैंने 3 करा दी। लो कास्ट लीडरशिप करा दी, कास्ट फोकस स्ट्रेटेजी करा दी और डिफरेंशिएशन करा दी। 3 हो गई, एक कास्ट लीडरशिप, एक क्वालिटी लीडरशिप जिसको आप कास्ट फोकस कहते हैं, और एक डिफरेंशिएशन हो गई। अब डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। जो डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप पूरी मार्केट को भी चूज नहीं करते, आप मार्केट का एक सेगमेंट चूज करते हैं और फिर उस सेगमेंट में भी जो चीज बनाते हैं वो इंतहाई ज्यादा क्वालिटी की बनाते हैं। यानी 2 चीजें, सेगमेंट भी लिया, पूरी मार्केट नहीं ली, प्लस क्वालिटी लीडरशिप, दोनों इकट्ठे कर दी, बनानी भी क्वालिटी लीडरशिप। इस पे भी मिसाल मैं आपको रोल्स रॉयस की दूंगा। वो कैसे? रोल्स रॉयस ने जो है जी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का काम लिया। अब आप कहेंगे सर गाड़ी बनाने वाले इंजन, और भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये करता है, वो बड़ी बात नहीं है। हमारी बदकिस्मती थी कि बीको कंपनी को उठा के नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो यहाँ थी आपके
पीको रोड लाहौर पे। अगर ये ना करते तो उस वक्त वो रेलवे का इंजन डिजाइन कर रहे थे, इस वक्त एयरक्राफ्ट बना रहे होना था। हमने नेशनलाइज करके अपने ही बेड़ा गर्क कर दिया। एनीवे, अब बात हम ये कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो बात है वो ये है कि रोल्स रॉयस कंपनी की मिसाल देते हैं कि उन्होंने कहा जी हमने एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना है, तो ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई। इसमें से उन्होंने लार्ज पैसेंजर एयरक्राफ्ट चूज किया, सिर्फ लार्ज पैसेंजर, छोटे नहीं। इससे वर्ल्ड वार में तो बड़े जहाज गिरे पड़े हुए हैं जिनके इंजन रोल्स रॉयस कंपनी के हैं। कभी आप वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री देखना, वर्ल्ड वार 1 की, तो रोल्स रॉयस ने बड़े इंजन बनाए फाइटर जहाज़ों के लिए। अभी भी रोल्स रॉयस की एक बिड चल रही है, TFX बनाना है टर्की ने, स्टेल्थ फाइटर। तो उसके लिए यूरोप के किसी मुल्क से उन्हें इंजन की बिड देनी थी, तो रोल्स रॉयस भी उसमें था। अब बनाता है नहीं बनाता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा था कि TFX जो तैयारा बनाना है टर्की ने, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, पाकिस्तानी इंजीनियर भी उसमें शामिल किए, जो JF-17 थंडर बनाने के इंजीनियर हैं वो भी शामिल किए हैं, और चाइना को भी इनवाइट किया और खुद भी उसमें शामिल है। तो मिलके कोई जॉइंट फाइटर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इंजन की बात चल रही थी। लेकिन हम वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। हमारा पॉइंट ये है कि ये जो पूरी मार्केट है, इसमें से उन्होंने सिर्फ बिग एयरक्राफ्ट लिया, लार्ज एयरक्राफ्ट, लेकिन उसमें उन्होंने कहा हमने क्वालिटी इंजन बनाना है, आम इंजन नहीं बनाना। तो उन्होंने बोइंग, ये बोइंग है ना लिखा हुआ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, बोइंग, उसके लिए देखिए रोल्स रॉयस इंजन बनाया, रोल्स रॉयस इंजन बनाया। तो उन्होंने एक ही वक्त में बड़ी मार्केट में से टुकड़ा चूज किया, बड़े जहाज का, और फिर उसमें क्वालिटी वर्क किया। तो बोइंग, इस वक्त एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में दो ही कंपनियां छाई हुई हैं, एक एयरबस जो जहाज बनाती है ये चल रहे हैं, और दूसरे बोइंग चल रहे हैं। कॉन्कॉर्ड बना था लेकिन कामयाब नहीं हुआ, ये दो ही छाए हुए हैं, बाकी तो सब फारिग हुआ हुआ काम। तो बहरहाल दिस इज व्हाट फोकस एंड डिफरेंशिएशन ऑल टुगेदर, दोनों इकट्ठे हो गए। क्लियर जी? अब हम इसको भी वाइंड अप कर देते हैं, कितनी को लंबी बात इसकी खींचेंगे, छोटी सी बात ही हमें लंबी होगी बातों बातों में, तो इसको मुख्तसर करते हैं। बात यह जी कि यहाँ पे लिखते हैं जी जेलीफिश लिमिटेड इज रिटेलर सेलिंग सर्फवेयर थ्रू स्मॉल चेन ऑफ सी शॉप। यानी देखिए इन्होंने सारी शॉप्स नहीं ली, कौन सी ली हैं? ओनली सी साइड शॉप्स, बस सेगमेंट ले लिया ना। एंड इफ ओनर विश टू ऑब्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर कंपनीज राइवल, अब ओनर कहता है कि मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज भी लेना है, क्वालिटी का काम भी करना है। विच ऑफ द पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फॉलो, तो कौन सी स्ट्रेटेजी ये फॉलो करेगा? शाबाश। तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। कि एक तरफ कहता है जी पूरी मार्केट भी नहीं ले रहा, सेगमेंट ले रहा, दूसरा कह रहा है जी मैंने दूसरों से बेहतर चीज बनानी है, तो कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए मुझे? तो फरवा कह रही सर डी लेनी चाहिए, डिफरेंशिएशन भी है और फोकस भी है, दोनों चीजें। और यही बात जो है नबील भी कह रहे हैं, आयशा भी कह रही हैं, निदा भी कह रही हैं, अफान जाहिद भी कह रहे हैं और सना जावेद भी कह रही हैं। तमाम बच्चे जो हैं ये डी ऑप्शन पिक कर रहे हैं। तो मैं डी को अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये जनाब कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, डिफरेंशिएशन फोकस के ऑप्शन कह रहे हैं, तो कंप्यूटर कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। अच्छा बच्चों, test your understanding which of the following is not a generic strategy as prescribed by Michael Porter। इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो स्ट्रेटेजी तो है लेकिन जेनरिक नहीं है? जी, स्ट्रेटेजी तो है लेकिन जेनरिक नहीं है जी, शाबाश। तो आप बच्चों को जवाब देना है, मैं जवाब देखता हूँ, जवाब तो मैं देख ही नहीं रहा यार। अच्छा, तो अब देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आमना सदाकत सी कह रही हैं, अफान भी सी, जवाद भी, खावर यकूब भी जी, और जनाब जो है मंसूर अंसारी भी, नबील, उसामा, आयशा रियाज, जैनुल आबिदीन, फरवा अकरम, फरवा, मियाँ अरसलान, तमाम बच्चे सी ऑप्शन पिक करें। तो सी ऑप्शन का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं थी। हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज थी, फोकस, डिफरेंशिएशन, क्रॉस फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, और इट सेल्फ
जो है वो क्वालिटी लीडरशिप कह सकते हैं या लो कास्ट लीडरशिप कह सकते हैं। इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कहीं भी नहीं थी, लिहाजा इसको उठा के बाहर फेंकते हैं और यहाँ पे आके हमारा जो है ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है। ये टॉपिक कवर हो जाने के बाद हम इस वक्त ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपटीशन और एनवायरनमेंट के चक्कर से बाहर निकल गए हैं। अब हम इससे बाहर आने के बाद अब हमें ज़रूरत है कि हम प्योर ग्लोबल बिजनेस की बात करें और अब इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। तो प्योर ग्लोबल बिजनेस की बात मैंने इससे पहले एक दफ़ा आप लोगों के साथ की थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा ग्लोबल बिजनेस के बारे में आपको मैंने बताया था। वो ग्लोबल बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो स्लाइड्स मेरा ख्याल है इस डिवाइस पे नहीं है। 1 मिनट लगेगा मुझे, मेरा ख्याल है मुझे कॉपी करनी पड़ेगी दूसरी जगह से। बस 1 मिनट आप ज़रा मेरा वेट कीजिए। लो बच्चों, अब बात ये है कि ये आ गई आपके सामने स्लाइड्स। ये स्लाइड्स पहले पढ़ चुके हैं आप। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इंटरनेशनल बिजनेस का, याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बात क्यों शुरू हुई थी कि ग्लोबल बिजनेस से मुराद है ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कि अक्रॉस द बॉर्डर हो। इसके साथ हमने कहा था कि इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइज करता वो तमाम ट्रांजैक्शन जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कौम से दूसरी कौम और बायॉन्ड द पॉलिटिकल बॉर्डर्स हो। हमने इसके अंदर ये कहा था कि भाई बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसका आइडिया जो है वर्ल्ड वार के बाद अचानक लोगों के जहन में पैदा हुआ। अगर आप इसकी तारीख में जाके देखें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक मार्केट के साथ अटैच हो जाए और पूरी दुनिया एक दूसरे के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। लेकिन इस असना में लोगों की इकोनॉमीज, कल्चर, पॉपुलेशन ये काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ ममासलत हासिल कर लेंगे। इसके अंदर हमने ये बात कही थी कि जो ग्लोबल बिजनेस का आइडिया है वो आज का नहीं, बड़ा पुराना है। ये आइडिया तकरीबन 15वीं सदी में शुरू हुआ था, जबकि बरतानिया और इंगोला और फ्रांस के लोगों में एक जद्दोजहद शुरू हुई कि पूरी दुनिया में तिजारत फैलनी चाहिए और मटेरियल बाहर से आने चाहिए। लेकिन इस असना में गड़बड़ ये हुई थी कि कॉलोनियलिज्म फैल गया था यूरोप में, पर्टिकुलरली अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने बहुत सारे मुल्कों पे कब्जा कर लिया, जिसके अंदर हमारा यूनाइटेड इंडिया या यूनाइटेड बड़े सगीर जो है उससे भी कब्जा हो गया था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार शुरू हो गए। जाहिर बात है वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, फिर एकदम से ये ग्लोबलाइजेशन का आइडिया मर गया और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड वार के बाद ग्रेट डिप्रेशन का ज़माना आया, लोग बेरोज़गार हो गए और आप जानते हैं इस्लाम में तो लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, प्रोडक्ट्स थे, ख़रीदार नहीं थे। फिर एक फिनोमेना आया कि जी जो जुल्म किया था जर्मनी के साथ, पर्टिकुलरली हिटलर को इस बात का बड़ा गुस्सा था, फिर वो उठ खड़ा हुआ और वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई और वर्ल्ड वार 2 के नतीजे में पूरी दुनिया ने एक दूसरे को तबाही मचा दी और यूरोप को हिला के रख दिया वर्ल्ड वार 2 ने। और इसका एक फ़ायदा हमें ये पहुंचा कि बरतानिया की हुकूमत इस कदर कमज़ोर हुई कि उन्हें बहरहाल बरे सगीर पाको हिंद पे कब्ज़ा छोड़ना पड़ा। नतीजे के तौर पे मुसलमान अलर्ट हुए और पाकिस्तान मार्जस वजूद में आ गया। उस कमज़ोरी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया कि अगर उस वक्त हम फ़ायदा ना उठाते तो हम कभी भी आज़ादी नहीं ले सकते थे। तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा हमने उठाया है। डेट इज़ वाई कि आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं। बहरहाल बात वो आगे बढ़ाते हैं। तो बात जो है वो कुछ यूँ है कि फिर जब वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो गई तो पूरे यूरोप में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना ये जो तबाही हुई है जंग की, इसको निपटा जाए। अब जब तबाही को रोकने की कोशिश करनी थी, क्या कि ये तो एक दूसरे को इस कदर तबाह कर चुके थे कि एक पुल से लेके एक छोटा सा जो ब्रिज, एक छोटी सी जो बिल्डिंग थी वो भी तबाह कर चुके थे एक दूसरे की। अब इन्हें ख्याल आया कि हमें जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो वहाँ से एक फिनोमेना शुरू हुआ कि यूनाइटेडली आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते फिर ख्याल आया कि क्यों ना पूरी दुनिया को ही एक इकोनॉमी का दर्जा दिया जाए, ग्लोबल विलेज पैदा किया जाए। तो इस तरह ये आइडिया आगे फ्लरिश होना शुरू हो गया।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ ड्राइवर्स भी थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया। इसके अंदर सबसे पहली बात टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसने आज के दौर में हमारे फासले ख़त्म कर दिए। अक्रॉस द बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग फैल गई और उसके साथ साथ जो है क्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ फैली, जिसके साथ साथ हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन का आइडिया आगे बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद जो रोल प्ले किया वो भी अहम है कि इंटरनेशनल ट्रेड में नए प्लेयर आने शुरू हो गए। वो प्लेयर जो कहीं नज़र ही नहीं आते थे, अब वो नज़र आने शुरू हो गए जैसे। और फिर एक बात ये भी है कि आप ये ग्रीन लाइन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब तिजारत में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एशियन या डेवलपिंग कंट्रीज़ का हिस्सा नज़र आना शुरू हो गया। फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के मुल्क में ज़्यादा हुई। और इसके बाद ये है कि ग्रोथ ऑफ चाइना इज़ एन एग्जांपल, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल है इनकी। और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इजाफा विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता गया मुख्तलिफ मुल्कों में। और इस तरह ये जो है आपका फाइनेंस जो है वो नेचर चेंज हुआ। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश में बढ़ी, चाइना में बढ़ी। उसके बाद चाइना ने दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो बढ़ना शुरू हो गई। और मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। इस तरह दुनिया का नक्शा बदलना शुरू हो गया। और चाइना भी जो है वो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट तो अफ्रीका देखिए बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है चाइना में देखिए कितना है, यूएई में देखिए, हांगकांग में, इटली में, तो ये बढ़ता गया वक्त के साथ साथ। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, जिसके साथ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट आसानी से करने लगे। रिडक्शन हुआ गवर्नमेंट कंट्रोल्स का, ख़त्म किया गया। WTO ने काफ़ी हद तक जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम करवाई, जिससे तिजारत में इजाफा हुआ। और फिर इसके साथ साथ ये भी है कि कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ी है। आज के दौर में कंज्यूमर जो गुड्स यूज़ करता है, इससे पहले शायद ऐसे प्लान नहीं होता था या इतनी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते थे जितनी हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो इनका यूजेज भी बढ़ा है और उसके साथ साथ कॉस्ट भी मिनिमाइज हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन में विन वही करेगा जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेगा। कम्पेटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट जनरेट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो तब्दीली आई है वो ये है कि एक तो जेट त्यारा बनने से 1000 बोइंग जेट जो कि 1000 पैसेंजर लेके उड़ सकता है, बड़े बड़े शिप हैं जो कि गांव या एक विलेज से भी बड़े हैं, टाउन से भी बड़े हैं। और कंटेनराइजेशन है, आपके पास एक रूम अवेलेबल है, उसके अंदर अपनी चीज़ें जैसे लगाते हैं लगा के दूसरे मुल्क भेज दें, उसी तरह चाहे वो फ्रेजाइल जितनी मर्जी है वैसे कंटेनर उठा के रख दिया जाएगा क्रेन से। तो डिस्टर्बेंस नहीं है तिजारत में। और फिर इसके अंदर नए प्लेयर्स के आने से हालात जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखते हैं, नहीं पानी तो है, चाय दे दो। तो देखिए किसी ज़माने में अमेरिका पूरी दुनिया का 40% जो है अमेरिकन ट्रेड थी। लेकिन अमेरिका कहता है कि हमने उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करने के बावजूद रेशो वाइज उसका हुजम 9.3 हो गया। ये क्या वजह है? कोई दुनिया में चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, क्वांटिटेटिवली उसने और एक्सपोर्ट की है, लेकिन फिर भी उसका हुजम रिड्यूस हुआ। और चाइना जो नजर नहीं आता था, आज चाइना देखिए कहाँ आके खड़ा हो गया और अब यकीनन इससे भी आगे निकल चुका होगा। तो ये है जो इंटरनेशनल बिजनेस में तब्दीलियां आई, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आई हैं, ये इसलिए मैंने तेजी से आपके सामने फ्लैश किया है। उसकी वजह ये कि ये टॉपिक पहले हम इस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैंने ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट को या इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था, इसलिए ये पुरानी स्लाइड्स हैं मेरी, ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं। गालबन आज से 2-3 वीक पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने एक दफ़ा गो थ्रू करा दिया ताकि एक रब्त कायम हो जाए पुराने और नए टॉपिक्स में। स्टॉप किया शेयरिंग को, दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ जो लेटेस्ट टॉपिक आज के लिए है। तो आज के लिए जो लेटेस्ट टॉपिक जहाँ से मैं शुरू करूँगा वो है रोल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड। रोल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए रोल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड की जब मैं बात करता हूं, तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर
ये सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जिस मुल्क के साथ भी तिजारत करनी है उसके मुआशी निज़ाम के बारे में हमें इल्म ज़रूर होना चाहिए कि इसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है। अब आप ये तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम भी लिंक्ड है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। येट डैट फिर भी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करते हैं। हाँ, अलबत्ता चूंकि आपको इसका पहले से नॉलेज है इसलिए मैं इनको सिर्फ जो है वो गो थ्रू करूँगा। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक सिस्टम आज कौन कौन से प्रिवेल करते हैं और किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो इस वक्त प्रिवेल करते हैं दुनिया में, उसमें सबसे पहले मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का जो बेसिकली दावेदार था या प्रमोटर था वो अमेरिका था। जैसे जैसे अमेरिका जो है दुनिया में सिंगल सुपर पावर के तौर पे सामने आया तो उसने अपना कल्चर और अपना माशी निज़ाम पूरी दुनिया पे राइज कर दिया, या पूरी दुनिया उससे इंस्पायर होकर उसे फॉलो करने लगी। दोनों में से जो बात आप मानना चाहते हैं मान लीजिए। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मार्केट इकोनॉमी में सब आना शुरू हो गए। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां हर चीज़ का फैसला डिमांड और सप्लाई फोर्सेस करते हैं, कोई दूसरी फोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। तो पर्टिकुलरली प्राइस का फैसला जो है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस करती हैं। हम इसको मार्केट इकोनॉमी का नाम देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका ही इसका दावेदार था और बरतानिया उसका सपोर्टर था, आप सब जानते हैं। अब मार्केट इकोनॉमी में चूंकि तमाम फैसले जो हैं वो मार्केट फोर्सेस से होते हैं, लिहाजा यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ जो है वो क्वालिटी, नीड असेसमेंट और मार्केट फोकस के ऊपर रहती है कि आप कितने मार्केट फोकस्ड होते हैं। और इसी में फैसला किया जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस करो जिसके लिए कंज्यूमर के पास प्रेफरेंसेस हैं, पैसा है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक लगाओ जिससे कॉस्ट मिनिमाइज होती है। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए चीज़ बनाओ। तो ये है मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। लेकिन दुनिया में हुआ कुछ यूं कि दुनिया में एक तरफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी आ गई जिसका आज भी यूएस से सबसे ज्यादा दावेदार है। दूसरी तरफ कोरिया, ठीक है जी। कोरिया जो है पर्टिकुलरली जो है आपका नॉर्थ कोरिया ये जो है ये प्लान्ड इकोनॉमी के हक में है, जिसको आप सोशलिज्म का नाम देते हैं। तो ये सोशलिज्म आज नहीं आता। अमेरिका जो है वो जो है मार्केट इकोनॉमी है, और जो आपका आप कह लीजिए कि दरमियान में आ जाए तो दिस इज पाकिस्तान के थोड़ा मार्केट भी है और थोड़ा प्लान्ड इकोनॉमी भी है। और इस तरफ जो है फिर चाइना आ जाता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है और इस तरफ जो है वो जर्मनी आ जाता है और यूके आ जाता है। तो आप कह सकते हैं इस तरफ मार्केट इकोनॉमी है और इस तरफ प्लान्ड इकोनॉमी है, दरमियान में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे मिक्स्ड इकोनॉमी से चलते हैं, जबकि अमेरिका, कोरिया, ये सारे जो हैं डिफरेंट हैं बिल्कुल एजेस। अमेरिका मार्केट इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी है। प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिज्म में और भी कंट्री थे अभी नियरली कोई 30 साल पहले। एक तो रशिया खुद, उसके बाद रशिया है 30-40 साल कह लीजिए, उसके बाद हंगरी, रोमानिया, ये सारे मुल्क जो थे ये सोशलिस्ट कंट्रीज थे। लेकिन ग्रेजुअली जो है ये टूट गए और फिर ये टूटने के बाद जो है वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक मार्केट इकोनॉमी में आना शुरू हो गए। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो आप जानते हैं, दोनों की मिक्स्ड इकोनॉमी है। होता ही है कि जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें हर चीज़ जो है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को आप मिक्स कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दो फोर्सेस होती हैं। अगर मैं इस यहाँ पे ये जो खाली जगह इस पे लिख दूँ थोड़ा सा, तो इस तरह से है कि जो आपकी प्लान्ड इकोनॉमी है और जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है, और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे पाकिस्तान
मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत चलता है। तो इनका तरीकाकार ये है कि ये प्राइवेट ओनरशिप को भी अलाउ करते हैं कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो एक तरफ प्राइवेट ओनरशिप भी ये लोग अलाउ करते हैं कि ठीक है जी, प्राइवेटाइजेशन भी काम करेगी और प्राइवेट ओनरशिप भी अपनी जगह प्रिवेल करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग जो हैं ये पब्लिक ओनरशिप को भी अलाउ करते हैं, यानी गवर्नमेंट भी जो है वो इदारे चला सकती है। तो गवर्नमेंट ओनरशिप को भी ये मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ओनरशिप के नाम से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ओनरशिप के नाम से पाकिस्तान रेलवे काम कर रहा है, ठीक है जी, वासा काम कर रहा है। बल्कि बाज़ लोग तो कहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान में फ़र्क ही है कि अमेरिका के पास नासा है और हमारे पास वासा है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। अब दूसरी तरफ आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि नेस्ले है, ठीक है जी, नेस्ले के साथ साथ आप जो है आईसीआई है, ये सारे ये प्राइवेट हैं। यूनिलीवर है, ये हमारे प्राइवेट इदारे हैं। पैकेजेस है, ये प्राइवेट इदारे हैं। लेकिन कुछ हमने मिक्स कर दिए हैं जिनको हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का अपना ब्रांड है। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट की है और कुछ इन्वेस्टमेंट पब्लिक यानी गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट की भी है। इसके अंदर पाकिस्तान टेलीकॉम ठीक है, सुई गैस कंपनी है पाकिस्तान की, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एंड सुई सदर्न गैस कंपनी, ये दोनों कंपनीज हैं ये सेमी गवर्नमेंट है, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट की है और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की है। इस तरह ये मिक्स्ड दोनों के स्ट्रक्चर से चल रहा है। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी के हवाले से यहाँ प्लैंड इकोनॉमी। प्लैंड इकोनॉमी जो आप जानते हैं कि सारा अख्तियार जो है वो एक ख़ास इदारों के पास होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्लैंड इकोनॉमी में आम तौर पे सारी वेल्थ जो है वो रियासत ले लेती है और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है, लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है। तो लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है रियासत। और लेकिन हाँ अलबत्ता ये है कि चूँकि सब लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं लिहाजा इनइक्वालिटीज़ नहीं होती, यानी तमाम लोग सरकारी मुलाजिम हैं तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर कोई जो है वो सरकारी मुलाजिम है। लिहाजा इसमें कोई बड़ा रोल है ही नहीं, कोई बड़ा मसला प्रिवेल ही नहीं करता। तो ऐसा कोई इशू जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर आप देखते हैं कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लोअर है, बल्कि लोअर क्या कहना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। यहाँ तो आप सरकारी मुलाजिम है, तो हर बंदा सरकारी मुलाजिम है, तो जॉब देना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी आपको जो है वो घर भी देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, ठीक है जी, आपकी नीड्स भी पूरी करेंगे और आपको नौकरी भी रियासत ही देगी। तो तमाम फैक्ट्रियां रियासत की हैं, आपको कहीं ना कहीं काम पे लगा देंगे। लिहाजा यहाँ जॉबलेसनेस का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं करता। और यहाँ पे तमाम लोगों के साथ बराबर सलूक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मोनोपलीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोनोपली सिर्फ रियासत की है जिसके पास वसाइल है, और आपको ज़रूरत है तो गवर्नमेंट के स्टोर पे जाएं, आपको खुराक भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, ठीक है, और आपके लिए हर चीज़ अफोर्डेबल बनाई जाएगी, यानी कीमत उसकी इतनी रखी जाएगी कि आप उसे खरीद सकें। और बाज़ मुल्कों में तो इवन करेंसी भी नहीं है, राशन कार्ड है। राशन कार्ड पकड़ें और जाके सरकारी स्टोर से जूते भी ले लें, कपड़े भी ले लें और सुबह फैक्ट्री में काम करने आ जाएं। तो ये इसके क्या है, ये एडवांटेजेस हैं, सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो प्लैंड इकोनॉमी में ये जो है ये बड़े मज़े की बात है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं है, यानी कंज्यूमर सेवरन नहीं कि वो जो चाहे पहने, वो जो चाहे खरीदे। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या मसला है कि कंज्यूमर जो है वो सेवरन नहीं है। देखें,
कंज्यूमर का सेवरन ना होने का मतलब यह है कि कंज्यूमर को सिर्फ वही पहनना है जो रियासत बना के देगी, उसकी फैक्ट्री जो एसी दे देंगे वही लगाना है, जो जूते दे देंगे वही बनाने हैं। ऐसा नहीं जैसे हमारे सिस्टम में है कि आपके पास पैसे हैं, आप खश पपीज़ पे जाइए, आप अर्बन सोल पे जाइए, आप बाटा पे जाइए, अपनी मर्जी के जूते पहनिए और आप कम से कम जो है वो 200-250 जूता देखकर फिर एक जूता सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं, एक काले एक ब्राउन है, जो उनसे जो पहनने ले लें। तो यहाँ कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं, जो कि आपको अक्सर अगर लाहौर आ जाए तो हमने लिबर्टी मार्केट देखी होगी, तो इससे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम्हें लिबर्टी है, तुम जो मर्जी खरीदो। तो यहाँ ऐसा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर कंपटीशन भी नहीं है फर्म्स का कि एफिशिएंसी बेटर हो सके। रियासत की फैक्ट्रियाँ उन्हें चीज़ें बनानी, लोगों ने इस्तेमाल करनी। अब उसके अंदर जो नेगेटिव है नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव है, लिहाजा उन्होंने इससे आगे सोचना ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा मसला जो इस निज़ाम में है वो है कि यहाँ पे हार्ड वर्क के लिए कोई इंसेंटिव नहीं। देखें, अगर आप कैपिटल मार्केट के निज़ाम में या मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं तो आपके लिए बात समझनी आसान है कि आप क्यों आईसीएमए में, क्यों आप सीएमए क्वालिफाई कर रहे हैं, ताकि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, आपकी तनख्वाह अच्छी हो, आप दूसरों से अच्छी लाइफ गुजार सकें। कंपटीशन है, उसके लिए आप मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बाकी भी अगर आप देखें तो इस लाइफ में थोड़ी अनरेस्ट है, यानी लोग जो है मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा बड़ा घर बनाएं, ज़्यादा गाड़ी खरीद सकें, ठीक है जी। लेकिन एक प्लान्ड इकोनॉमी में तो आपको सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है, वहाँ से चीज़ें मिलनी है, वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है और आपको बिल्कुल वो ज़िंदगी गुजारनी है जैसे कि बर्ट्रैंड रसेल लिखता है, एक तनकीद निगार है, उसका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। लिखता है, कहता है कि ये जो सोशलिज्म है ये एक एनिमल फॉर्म है, ये एक एनिमल फॉर्म। जिस तरह एक बैल को पाला जाता है, जिस तरह एक बैल को पाला जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसी तरह आपको खिलाया पिलाया जा रहा है। जिस तरह एक बैल को हल में जोता जाता है, ऐसे ही आपको हल में जोत दिया जाता है। सारी जिंदगी आपने हल चलाना है और जब बैल मर जाता है तो उसको भी दफन कर देते हैं और आप भी मर जाएंगे, आपको भी दफन कर देंगे। बस आपकी जिंदगी एक कोल्लू के बैल की तरह, इसमें कोई रौनक नहीं है, चमक नहीं है। तो वो कहता है कि जो इंसान को मजा आता है ना जी, के पेप्सी भी है, कोक भी है, फंटा भी है, मरिंडा भी है, ठीक है जी। अब इसमें से आपने कौन सी चूज करनी है? तो इस चॉइस में लाइफ में एक मजा है, बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट ने एक सोडा वाटर की फैक्ट्री लगाई हो और जिसने सोडा पीना है, वाइट कलर का सोडा अवेलेबल है, बस वही पी। ये तो कोई लाइफ नहीं। लाइफ का मजा तो तब है व्हेन यू हैव चॉइस, तो आप जो है वो पी सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है इतना, लेकिन अमेरिका में सुना है कि आप जब KFC या मैकडोनल्ड्स जाते हैं या बर्गर किंग जाते हैं तो वो आपको एक खाली कप दे देते हैं, तो आप अपनी मर्जी से जितना चाहे सोडा पी सकते हैं। यहाँ पे भी सबवे में ऐसा होता है, सबवे में जाए ना आप तो वहाँ पे रिफिल जो है, और हार्डीज़ में भी तो मिलती है, वो कप मिल जाता है। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं पहले तो वाइट कलर की बॉटल होती है स्प्राइट की या टीम की, वो पीता हूँ। फिर मैं अक्सर कोक पीता हूँ, फिर कभी कभी फंटा भी पी लेता हूँ। फिर घर वाले कहते हैं कि जनाब गला खराब हो जाएगा, क्या कर रहे हैं। अच्छा एनी वापस आते हैं अपनी बात पे। तो चॉइस में मजा ना, इसमें अपनी एक बात है, इसलिए इसको कहते हैं एनिमल फॉर्म है। अच्छा, इस्लाम भी इसके कुछ मुनासिब नहीं था, इस्लाम में भी ये निज़ाम, लेकिन इस्लाम इतना खिलाफ ही नहीं था जितना हम लोग करके बैठ गए जब रशिया ने अटैक किया है। असल में कहानी ये थी कि जो आप कहते हैं ना कि इस्लाम में जो है वो ये है कि जो कैपेबिलिटी रखता है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, वो कुर्बानी करेगा, वो हज करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये कुछ उस लिहाज से कोई एक्टिव सिस्टम नहीं था। तो इस्लाम में यह है कि गुर्बत और
और अमीरी होनी चाहिए, इसको इस्लाम मना ही नहीं करता। हाल बताइए है कि दौलत की तकसीम में इतना तफावत नहीं होना चाहिए कि गरीब के पास न्यूट्रेंट्स भी ना हो और अमीर जो है वो लग्जरीज एंजॉय कर रहा हो। यानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि गरीब की ज़रूरियात पूरी हो रही हो, उसके पास कंफर्ट सारे हो, फिर अमीर जो मर्जी करे। तो इस्लाम के निज़ाम में इस तरह की कोई सिचुएशन बहरहाल नहीं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ये आपका प्लान्ड इकोनॉमी है जो जिसको हम कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब मिक्स्ड इकोनॉमी का ट्रेंड आया तो इसके अंदर एक बड़ा मसला आ गया जिसको हम कहते हैं कि एक तो जो है वो नेशनलाइजेशन का ट्रेंड आया। ये नेशनलाइजेशन का जो ट्रेंड है ये हमारा है मेरे ख्याल में 60s का दौर, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब हुक्मरानी में आते हैं तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे इदारों को टेक ओवर कर लेते हैं। तो उन्होंने प्राइवेट लोगों के इदारों को कौमियाने में ले लिया और उसका प्रॉफिट नेशनल ट्रेजरी में डालने के लिए कि इनका मुनाफा इतना ज़्यादा है, ये नेशनल ट्रेजरी में जाए तो कौम अमीर हो जाएगी। तो लॉजिकल भी है कि ये फर्मों पे कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे एक तो जॉब प्रोटेक्शन मिलेगी लोगों को, दूसरी बात ये कि इनके मुनाफे से रियासत बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा, कंपनीज को टेक ओवर कर लिया गया। और दूसरा ये कि कंपनीज अक्सर बैंक करप्ट हो जाती हैं, कंपटीशन करते करते वसाइल ज़ाया करती हैं। तो बेहतर यह है कि इसको ख़त्म किया जाए और इनको गवर्नमेंट की तहवील में लिया जाए और फिर कैलकुलेटेड तरीके से प्रोडक्शन की जाए। जितनी ज़रूरत है उतनी करो, कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है जी। और पॉलिटिकल पावर भी गेन की जाए, क्योंकि जब आप मजदूर की कदर करेंगे तो अल्टीमेटली मजदूर जो है वो आपके हक में फेवर देगा। तो इस पेश नज़र नेशनलाइजेशन का एक ट्रेंड आया। तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जहाँ नेशनलाइजेशन की गई है, इसमें पाकिस्तान है, आई थिंक ब्राज़ील है, दो चार और इकोनॉमीज हैं। फिर उसके बाद आज का जो ट्रेंड है वो है प्राइवेटाइजेशन का। बहुत जल्द देखा कि सिंगापुर एयरलाइन प्राइवेटाइज हो गई, इवन ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेट हो गई, कि देखा कि प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट लोग चलाते भी अच्छा है और प्रॉफिट फोकस होते हुए वो इनको जो है वो ज़्यादा क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसलिए फिर इसके ये कहा गया कि इससे एक तो एफिशिएंसी बढ़ती है, दूसरा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम होता है इतनी चीज़ों को हैंडल करने का, और फिर बेहतर यही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए और इन लोगों से टैक्स गेन करे और बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे कम हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आना शुरू हो गया, रिवर्स कल्चर शुरू हो गया। पहले नेशनलाइजेशन का ज़माना आया, फिर प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आया कि अब कंपनियां प्राइवेट लोगों को देनी चाहिए, वो उसको चलाएं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली चलाएंगे, वो इनोवेशन का ख्याल रखेंगे, वो जदीद प्रोडक्ट लेके आएंगे, नई सर्विसेज देंगे। इस तरह से आपका नेशनल डेट भी रिड्यूस होगा, आपको टैक्स भी अच्छा होगा, ट्रेजरी पे बोझ भी नहीं आएगा और आप जो है वो रन करते जाएंगे। वैसे वाकयात ने साबित किया कि ठीक रहा। उसकी वजह हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमें देखने में एक चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान में जो इदारे नेशनलाइज हुए बाद में उनका बर्डन संभालना मुश्किल हो गया। वहाँ जो स्टाफ था उसने काम अच्छी तरह ना किया शायद, या उन्होंने उतनी मेहनत से काम नहीं किया, वो इदारी बैठ गया। ये उसमें अंदर पाकिस्तान स्टील मिल्स है, तो काफ़ी हद तक ये बातें ठीक भी लगती हैं हमें। तो ये सिचुएशन जो है ये राइज कर गई। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता हमने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया, तो फिर ये जो निज़ाम है ये बिल्कुल तब्दील होके रह गया। अब ये है वो सारी सिचुएशंस जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे आपके साथ। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात जो आपको बताने वाली है इकोनॉमिक सिस्टम के अलावा, मैं ज़रा इसको स्टॉप किया है, शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग को दोबारा फिर करता हूँ शेयर आपके साथ स्लाइड्स में। हमारे साथ क्या रोल प्ले किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। देखिए, इस इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बड़ा कलीदी रोल रहा। ये जो कलीदी रोल है ये इस लिहाज से अहम रहा कि देखिए, एक तो बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन बगैर फंडिंग के हो नहीं सकती। इसमें वर्ल्ड बैंक ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया कि बिजनेस जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। उसके साथ साथ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया, फिर WTO आया और IMF आया। इन्होंने बड़ा की रोल प्ले किया।
अब अगर आप इनके की रोल की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आ जाता है आपका वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तबाही हुई है उसके बाद इसको स्टेबल किया गया है, बनाया गया है, जिसके तहत इन्होंने इंटरनेशनली दुनिया की डेवलपमेंट पे बड़ी तवज्जो दी, एडवाइजरी सर्विसेज दी, डेवलप करने का तरीक़ाकार बताया लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ की मदद की, और मिडल एंड लो इनकम ग्रुप से हैं कंट्रीज़ में उनकी हेल्प की। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर तो ये था कि ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके नीचे फिर एक प्रेसिडेंट है जो काम कर रहा होता है। लेकिन यह डेट ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो वॉर्स के बाद दुनिया तबाह हाल थी, दूसरी बात मुईशत ओवरऑल ही तबाह हुई पड़ी थी। तो वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी ये थी कि पूरी कौमों को डेवलप किया जाए और इनको जो है ग्रूम किया जाए ताकि ये आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ पर भरपूर तवज्जो दे सकें। इस मकसद के लिए वर्ल्ड बैंक जो है इसे बनाया गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक जब मार्जिस वजूद में आता है तो इसके फौरी बाद इसका जो रोल है वो वेस्टर्न दुनिया में तो बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन बाद जो है हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो थे वो बहुत हद तक इसने अचीव भी किए हैं और कई सवालात भी उठे हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में कुछ सवालात भी मौजूद है अपनी जगह। लेकिन बहरहाल फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव एफर्ट थी जिसके अंदर इसने लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड किया है मेंबर कंट्रीज़ को ताकि वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। इसने इंड्यूस किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल इम्प्रूवमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रीज़ की थ्रू द IMF, और फिर प्रोवाइड की है गारंटी अगेंस्ट लोन्स, जो है हेल्प किया उसके अंदर ताकि लोन मिल सके। इंश्योर किया है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, मुल्कों में डैम्स बने, रेलवे सिस्टम बने ताकि लोगों की फलाह हो सके, पर्टिकुलरली वार टाइम पे सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है मुल्कों में हो और प्रमोट किया जा सके बिजनेस एक्टिविटीज़ को, तो इसके लिए इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है। फिर इसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ। असल में मामला कुछ यूँ है कि अगर आप गौर करें तो दुनिया में बहुत ज़्यादा तिजारत जो है वो कोटाज और टैरिफ के पेश नज़र आ गई थी। गैट का मकसद ये था कि पूरी दुनिया को एक मरबूत निज़ाम में लाया जाए जिसके अंदर तिजारत को किसी हद तक आज़ादाना और लिबरलाइजेशन किया जाए ताकि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के वसाइल का फ़ायदा उठा सकें और वर्ल्ड वाइड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड में आसानी मिले। और एक मसला और भी था, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आपका है एक मुल्क जब लगाता है कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स ऐड करता है दूसरे मुल्क के प्रोडक्ट पर, तो दूसरा मुल्क भी काउंटर करता है, तो इस तरह से होता ये है कि जो बिजनेस का हुजम है वो रिड्यूस हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमने अक्सर इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह का डायग्राम देखा होगा कि ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। अब फर्ज कर लिया कि मैं कंट्री बी जो है उसको ब्लैक इंक में कर लेता हूँ, तो ये कंट्री बी के रिएक्शन कर्व्स हैं, और ये कंट्री ए का रिएक्शन कर्व है ये। तो अब अगर इनमें के दूसरे की गुड अपने मुल्क में जो आ रही है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे ए सोचता है, अमेरिका सोचता है कि कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ताकि इसकी चीज़ें मेरे मुल्क में कम आए और मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो तो मैं ज़्यादा कमा सकूँगा। तो वो जब लगाएगा ये टैरिफ लगाएगा तो इससे ये जो हुजम है फॉरेन ट्रेड का ये कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये टैरिफ लगाता है तो ये इसका एक्शन हो गया, एक्ट हो गया, तो हुजम छोटा हो गया ना जी। तो फिर जाहिर है बी भी रिस्पॉन्ड करेगा, वो कहेगा यार मुझे क्या ज़रूरत है इसको फ्री हैंड देने की, मैं भी इसकी चीज़ों को अपने मुल्क में कम आने दूंगा। अब वो भी रिएक्ट करेगा, इस तरह बी भी रिएक्ट करेगा, तो फिर ये उसका रिएक्शन हो गया। तो उसने एक्ट किया, इसने रिएक्ट किया, अब देखिए हुजम छोटा हो गया तिजारत का।
इस तरह वो उसकी चीज़ों पर टैरिफ लगाता जाएगा, ये इसकी चीज़ों पर लगाता जाएगा, होते 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 ये तिजारत मुख्तसर ही हो जाएगी बिल्कुल। तो लिहाजा जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ने सोचा कि नहीं यार, थोड़ी लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के वसाइल से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि सिचुएशन अवॉइड की जा सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने फिर काम शुरू किया। तो मकसद उनका क्या था? मकसद उनका ये था कि रिडक्शन ऑन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ पे बैरियर ख़त्म की जाए, रेसिप्रोकल बेस ऑफ ट्रेड यानी दोनों मुल्क एक दूसरे की तिजारत को खोलें, और ताकि इनकरेज किया जाए कि जो दुनिया के वसाइल हैं उनसे सारे फ़ायदा उठाएं और इससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गैट की अपनी अहमियत कम होती चली गई और उसकी जगह जो है वो WTO ने ले ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली। ठीक है जी, इस तरह ये जो है टेक ओवर हो गया और गैट जो है वो अपनी जगह पे सिमट गया उसका रोल, और WTO ने आके इसको टेक ओवर कर लिया। अब WTO के बाकी मकासद तो वही रहे जो गैट के थे। बाकी यही है, इसका मकसद ये है कि एक सेट इन फोर्स रूल्स हो इंटरनेशनल ट्रेड के, ताकि तिजारत बढ़ सके, इसमें लिबरलाइजेशन लाई जा सके और ट्रेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, और डिसीजन जो हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, और मेजर इकोनॉमिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम तिजारत का हुजम बढ़ा सकें। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता WTO ने उसको टेक ओवर कर लिया। इस तरह एक निज़ाम चलना शुरू हो गया और अभी तक ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी राह में वही रुकावट बन गए जिन्होंने इसे बनाया था। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने बनाया था फ्री ट्रेड के लिए, उसने बाकी तमाम मुल्कों से लिबरलाइजेशन करवाना शुरू कर दी, लेकिन बाद अमेरिका मुकर गया। उन्होंने कहा जी हम तो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सब्सिडीज भी देंगे और अगेंस्ट द मार्केट मैकेनिज्म भी का एफर्ट्स करेंगे। तो फिर ज़रा इसकी एफर्ट कम होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो है वो यूरोपियन यूनियन ने बजाय ग्लोबल इकोनॉमी में आने के एक अलहदा ही इकोनॉमिक जोन बना लिया। तो इससे इसकी एफर्ट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और फिर अमेरिका ने दूसरी तरफ नेफ्टा बनाना शुरू कर दिया, जिसको नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें 3 कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो दूसरी तरफ वो आना शुरू हो गए। इस तरह तिजारत का हुजम जो है थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे रोल शुरू हो जाता है फिर IMF का, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। तो आप कहेंगे सर IMF का क्या रोल है जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है? देखिए, एक ज़माने में तिजारत में कोई बड़ा इशू था ही नहीं वर्ल्ड ट्रेड में। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये अगर 2 मुल्क हैं, फर्ज कर लीजिए ये पाकिस्तान है और ये जो है ये अमेरिका है, तो तिजारत में कोई मसला ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में भी जो करेंसी चलती है वो भी सोने की है और अमेरिका में जो करेंसी चलती है वो भी सोने की है, दोनों गोल्ड की है। तो फर्ज कीजिए कि अमेरिका का जो कॉइन है अगर वो 10 ग्राम सोने का है, 18 कैरेट का, और पाकिस्तान का जो 1 रुपया है वो 20 ग्राम का है, तो फिर कोई मसला ही नहीं, सोने का सोने से कंपैरिजन है। और सीधी बात यह है कि पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का 1 रुपया चूंकि 20 ग्राम का है, ठीक है जी, 20 ग्राम का होने की वजह से अमेरिका के $2 पाकिस्तान के बराबर होंगे, 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम। तो इस तरह करके मुआवजा हो जाएगा। अशरफियाँ ले लें, सोने के कॉइन ले लें, जो मर्जी ले लें आप तिजारत के अगेंस्ट। तो उस वक्त तिजारत आसान थी चूंकि दोनों तरफ मेटलिक स्टेटस था या मेटल करेंसी थी और स्टैंडर्ड मेटल करेंसी थी, जितनी उसकी वर्थ थी उतने का सोना लगा हुआ था उसके ऊपर, लिहाजा कोई इशू ही नहीं था। ठीक है जी, कि फर्ज कर लीजिए कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो 20 ग्राम सोने का है, उधर 10 ग्राम का है, तो अमेरिका के $2 हमारा 1 रुपया बराबर हो गया, तिजारत हो जाती थी। अब मसला ये हो गया कि पाकिस्तान में भी करेंसी कागज़ की है, अमेरिका में भी करेंसी कागज़ की है, तो अब कैसे पता चलेगा कि $1 जो है वो 160 रुपये का? This is what for which an institution is required which can equate the values of the different currencies or make some sort of mechanism which make possible to make a system by which we can equate two different currencies. दो currencies को हम आपस में equate कर सकें। इसके लिए फिर IMF मार्जिस वजूद में आया, जिसका स्ट्रक्चर ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है,
ठीक है जी, और उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और एक बहुत बड़ा स्टाफ है। इनका काम ये है कि जितनी भी दुनिया में करेंसीज हैं उनकी शरह को नोट करना, किस मुल्क में कितना फ्लो ऑफ करेंसी है और उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। उनकी परचेजिंग पावर को इक्वेट करते हुए उनकी करेंसी को डिटरमिन करवाना है कि कौन सी करेंसी किसके बराबर है, ताकि तिजारत को आसानी से डिटरमिन किया जा सके। इसके साथ साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई कंपनी तिजारत करती है तो इंश्योर करना कि पेमेंट्स का स्ट्रक्चर ठीक रहे, ताकि अदायगियाँ होती रहेंगी तो कॉन्फिडेंस भी बहाल रहेगा। अब आप कहेंगे ये कोई बड़ा काम है। नहीं नहीं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा आसान सा काम है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अभी बता देते हैं कैसे होता है ये। देखिए, बात ये है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो ये कि इसका काम ये है कि वर्किंग टू द फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, इन्हें ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को चलाना है ताकि पूरी दुनिया की करेंसियों की वैल्यू डिटरमिन कर सकें। इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया में लानी है, इन्हें फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, और इन्हें प्रमोट करना है हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इन्हें सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इन्हें रिड्यूस करना है पॉवर्टी को पूरी दुनिया में, ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या ये करेंसी इक्वेशन को बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे नज़दीक ये कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। इसके अंदर मैं यूँ कह देता हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक सिस्टम समझा देता हूँ, आपको फिर इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम कहते हैं पी पी पी। ये वो वाला पी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक्चुअली ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपने ये करना है कि फर्ज कीजिए आप अमेरिका में हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो आप ये करते हैं कि अमेरिका में एक गुड्स की बास्केट खरीदते हैं और वही गुड्स की बास्केट पाकिस्तान में खरीद लेते हैं। सेम वो चीज़ों को एक अमेरिका में खरीद लेते हैं, एक पाकिस्तान में खरीद लेते हैं। आप अमेरिका में जो बास्केट खरीदते हैं वो आती है $160 की, $160, और पाकिस्तान में वही जो बास्केट है वो आती है फर्ज कीजिए 16,000 रुपीज की। यानी सेम गुड ऑफ बास्केट इज परचेज्ड इन अमेरिका एंड सेम गुड्स ऑफ बास्केट इज परचेज्ड इन पाकिस्तान, इन द बोथ कंट्रीज। ठीक है जी। अब हमने दोनों मुल्कों में इसे खरीद लिया और हम इसको, वही चीज़ें हैं, यानी गुड्स सेम इधर भी खरीदी गई, वही भी उधर भी खरीदी गई। इधर से आई 16,000 की, उधर से आई $160 की। हम बराबर कर देंगे 16,000 रुपीज इक्वल्स टू $160। ठीक होगी बात। तो इन दिस सेंस व्हेन वी इक्वेट देम, तो जो भी इक्वेशन बनेगी उससे हम इसको इक्वेट करके कहेंगे जी ये हमारी करेंसी की वैल्यू है, हमारी करेंसी की वैल्यू है। तो आप इसको करेंसी की वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डिवाइड कर दीजिए जो आपके सामने इस वक्त है 16,000 रुपीज़ ऑन 16,000 रुपीज़ ऑन 160। तो 160 पे आप इसे तकसीम कर दीजिए, तो ये जनाब आ जाएगा आपका कि $1 बराबर है 100 रुपये के। सो दिस इज़ व्हाट द वैल्यू असेसमेंट। इससे वैल्यू असेसमेंट हो जाएगी। तो IMF का ये काम है कि परचेजिंग पावर का अंदाज़ा रखना कि वहाँ क्या है और इधर क्या है, ताकि करेंसी की वर्थ को स्टेबल रखा जाए। इसके अंदर ये हेल्प करता है मैकेनिज्म में। दूसरी चीज़ के अंदर ये भी याद रखिए कि हम जो करेंसी नोट छापते हैं, इनकी जितनी सप्लाई लाइन होती है, इनका सीरियल नंबर, उससे अंदाज़ा होता है, और IMF को बताना हमें ज़रूरी होता है, और इस तरह अमेरिका को बताना ज़रूरी होता है किस मुल्क में कितने नोट प्रिंट हुए हैं। तो सप्लाई ऑफ currency या quantity of currency in supply is also availed by the IMF of both America and Pakistan, ताकि अंदाज़ा हो जाए वहाँ कितनी सप्लाई है और यहाँ कितनी सप्लाई है। उससे फिर काफ़ी कुछ जो है ये क्लियर कर लेते हैं।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा हमने अभी तक काम कर लिया है। स्ट्रेटजीज को वाइंड अप किया है, इन्वायरमेंट को वाइंड अप किया है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन इकोनॉमिक सिस्टम को लिंक अप किया है, वर्ल्ड ट्रेड, WTO, गैट और IMF को डिस्कस किया है। अभी ये रोल मैं जारी रखूँगा इन इदारों का, और अगले हफ्ते होपफुली मैं अपना कोर्स जो है वो वाइंड अप कर दूँगा। माइट बी आई रिक्वायर 6 hours more to finish the course, and if I require an extra hour, तो मैं फिर वो बात कर लूँगा मैनेजमेंट के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वाइंड अप कर लेंगे हम इसको। तो आप सब फीडबैक दे दीजिए ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें कि आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा। शाबाश। टैरिफ और कस्टम ड्यूटी में क्या फ़र्क है, जवाद बुखारी तफसील से बात करूंगा, अभी नहीं, अगले हफ्ते के लेक्चर में जब मैं इसके लिए कोई डायग्राम वगैरह भी बनाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा। तो नबील कह रहे हैं एक्सीलेंट, जवाद बुखारी कह रहे हैं एक्सीलेंट, जैनुल आबिदीन कह रहे हैं एक्सीलेंट, और आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं उसामा, और जनाब जो है रिमार्केबल कह रही हैं आमना, और इस लिहाज से काफ़ी सारे बच्चे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, और फरवा इसे एक्सीलेंट कह रही हैं, और सना ग्रेट कह रही हैं, औसम कह रहे हैं, खाबर यकूब, मंजूर अंसारी कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, शेख उस्मान कह रहे हैं कि सर इसको नेक्स्ट वीक जी ये वाला टॉपिक रिपीट कर देंगे फिर एक दफ़ा, और लिंक भी कर देंगे अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। और फवाद कह रहे हैं एक्सीलेंट, मंसूर अंसारी कह रहे हैं एक्सीलेंट, एंड मियाँ अरसलान कह रहे हैं 110%। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी एक स्लाइड्स अपडेट कर रहा हूँ आपके गूगल क्लासरूम में, वहाँ से आप फौरी तौर पे देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ थर्सडे, कमिंग थर्सडे को। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर एप्रिसिएशन एंड गुड फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।